बच्चों, कल का क्लास आप लोगों ने देखा कि कल का जो क्लास था जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि उनके जो वायर्स बनते हैं उन वायर्सों की त्रिज्या कितनी होती है। उसके बाद आप लोगों को बताए थे कि जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल में आपको सरल घन, फलक केंद्रित और काय केंद्रित में बताए थे कि उनके परमाणुओं की त्रिज्या कितनी होती है। आज बताते हैं आपको कि संकुलन की क्षमता, जो पैकिंग होता है उस पैकिंग की क्षमता कितनी होती है। कोई भी पैकिंग है उस पैकिंग की संकुलन क्षमता कितनी है, इसे कहते हैं कि उसकी जो है कैपेसिटी, पैकिंग कैपेसिटी, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता को स्पष्ट करना है। संकुलन क्षमता, पहले तो इसका आप लोग डिफिनीशन सुन लो, परिभाषा सुन लो कि क्या होता है। कहते हैं किसी भी एक एक कोशिका के संपूर्ण आयतन में, किसी भी एक एक कोशिका के संपूर्ण आयतन में अवयव कण द्वारा ग्रहण किया गया आयतन, अवयव कण द्वारा ग्रहण किया गया आयतन उस घन की या उस ठोस की संकुलन क्षमता कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, एक एक कोशिका में, एक एक कोशिका के संपूर्ण आयतन में अवयव कण द्वारा ग्रहण किया गया स्थान उस ठोस का संकुलन क्षमता कहलाता है। एक एक कोशिका के संपूर्ण आयतन में अवयव कण द्वारा ग्रहण किया गया आयतन उस ठोस का संकुलन क्षमता कहलाता है। कि उसकी संकुलन क्षमता कितने आयतन जो है अवयव कण द्वारा घेरे गए हैं, वही आयतन उसका क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता बराबर, यह संकुलन क्षमता है, संकुलन क्षमता बराबर होता है बेटा अवयव कण द्वारा ग्रहण किया गया आयतन, आयतन बटे एक एक कोशिका का आयतन, एक एक कोशिका का संपूर्ण आयतन गुणित 100। यह इसकी जो है परसेंटेज में निकलेगा कि संकुलन क्षमता कितने परसेंट है, किसी भी घर में कितने परसेंट यह अवयव कण है और कितने परसेंट रिक्त है। पीछे आपको बताए थे हम जो है चर्चा भी किए थे कि 2-3 जगह बताए थे आपको। फलक केंद्रित जब बना रहे थे तो वहां पर बताए थे HCP CCP में बताए थे कि कितना होता है, 74% होता है। और BCC में बताए थे, बॉडी सेंटर या अंतःकाय केंद्रित में बताए थे कितना होता है, 68.4 होता है। इस तरह से जो है उनकी 68% होता है। तो यह उनकी जो है संकुलन क्षमताएं होती है। यहाँ पर उसको देखते हैं कि किसी भी सरल घन में इनकी संकुलन क्षमताएं कितनी होती हैं। तो यह इतनी बात तो आप समझ गए हो कि संकुलन क्षमता बराबर एक एक कोशिका में अवयव कण द्वारा ग्रहण किया गया आयतन, कितना आयतन अवयव कण का है और उस एक एक कोशिका का कुल कितना आयतन है, इन दोनों का अनुपात गुणित के 100 कर देंगे, उसकी संकुलन क्षमता क्या हो जाएगी, आपको ज्ञात हो जाएगी। यह फार्मूला है, यह फार्मूला है। इसके द्वारा किसी का भी संकुलन क्षमता आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात कर सकते हो, यह आपको मालूम है कि जो पीछे हम लोग जो एक एक कोशिका देखे थे, उस एक एक कोशिका में देखें तो यह 3 ही प्रकार का हम लोग देखे थे। एक था सरल घन,
इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है। दूसरा हम लोग पढ़े थे फलक केंद्रित, घन, इसमें संकुलन क्षमता कितना होता है। और तीसरा हम लोग देखे थे अंतःकाय केंद्रित, अंतःकाय केंद्रित, जिसको आप लोग बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। इसकी जो है संकुलन क्षमता कितनी होती है, इसको आप यहाँ से जो है इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आओ एक एक करके देखते हैं, पहले सरल ढंग की देखते हैं कि इसकी संकुलन क्षमता कितना होता है। इसको तो आप लोग नोट कर लीजिएगा और नोट कर लियो, ठीक है, हो गया नोट। आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरल घन की, कि सरल घन का संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता पीछे आपको बताए थे ना कि सरल घन में अवयव कण कितने होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं। यह सरल घन है, इसमें अवयव कण कहां पर होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं, या कोने हैं। और कितने कोने होते हैं, 8। तो इसके लिए फार्मूला भी आपको बताया कि इसमें कणों की संख्या, अवयव कण की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और हम लोग पीछे मान भी चुके हैं कि यह जो अवयव, हम लोग अपने से माने थे कि यह जो अवयव कण होते हैं इनका आकार कितना होता, कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो जब इनका आकार गोलाकार होता है तो ऐसे कंडीशन में इस गोले, किसी भी गोले का आयतन कितना होगा। तो वह यह जानते हो कि यह माना, पहले ही मान चुके हैं, माना कि अवयव कण का आकार गोलाकार है और किसी भी गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन बराबर कितना होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यह गोले का आयतन होता है। अब यहां पर देखो आप कि आप कह रहे हो कि इसमें अवयव कण कितना है, 1 है। तो इसमें संकुलन क्षमता पीछे अभी बताए हैं कि गोले का घेरा गया आयतन कितना है, इसमें गोले का 1 ही है। इसलिए आप कहोगे कि संकुलन क्षमता बराबर, संकुलन क्षमता बराबर, यहां पर इसके प्रत्येक भुजा की जो है कोर की लंबाई कितनी है, a है। तो घन है, तो घन में क्या होता है, घन में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है, a, ये घन का आयतन है, a, ऊंचाई कितनी है, a, यह कितना है, यानी a और q। संकुलन क्षमता देखते हैं क्या है, गोले द्वारा ग्रहण किया गया आयतन कितना है, गोलों की संख्या कितनी है, 1 है। और एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बटे इसका आयतन कितना है, a⁴ गुणित 100। अब यहां पर यह जो a⁴ देख रहे हो, यानी यहां से यहां की दूरी, यह दोनों गोले आपस में स्पर्श कर रहे हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है, r, और इसकी त्रिज्या कितनी है, r, यानी a बराबर क्या होगा, a बराबर 2r की। तो a बराबर 2r की हुआ, तो इसके a के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2r रख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब ऑब्लिक, यानी बटे क्या हो जाएगा, 2r⁴ × 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4/3 × पाई आर क्यूब अपॉन 8 × पाई आर क्यूब × 100। इसी को आप कैलकुलेट कर लो, जो आएगा वह उसका क्या हो जाएगा, संकुलन क्षमता हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, और जो आएगा उसकी जो है संकुलन
क्षमता हो जाएगा। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर देख रहे हो कि क्या हो जाएगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 4 गुणित या पाई है 3.14 गुणित r³ ऑब्लिक 8 × 3 × r³। इसको कैंसिल कर लो और यह हो जाएगा 4 3 12 गुणित 100। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 52.4%। यानी सरल घन की जो संकुलन क्षमता होती है वह कितना होता है, 52.4%। ठीक है, इसको कैलकुलेटर कर। सेकेंड पॉइंट है फलक केंद्रित घन की संकुलन क्षमता। इसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी? देखो फार्मूला तो आप जान चुके हो। फलक केंद्रित किसे कहते हैं यह मालूम है आपको कि यह घन है, इसमें जो है अवयव कण कोनों पर तो होते हैं, कोनों के साथ साथ कहां पर होते हैं, फलकों में होते हैं, ये मालूम है आपको। जब यह फलकों में है और यह देख रहे हैं कि यह फलक में है, यहां इसका वैल्यू ए है, इसका वैल्यू ए है, इसका वैल्यू ए है, इसका वैल्यू कल आप लोगों ने निकाला था कितना, a√2 निकाला था। और फलक केंद्रित में अवयव कण की संख्या कितनी होती है, तो फलक केंद्रित घन में अवयव कण की संख्या बराबर कोनों पर अवयव कण की संख्या धन फलकों में अवयव कण की संख्या। कोनों पर कितना होता है आपको मालूम है, 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2 इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। यानी इसमें कुल अवयव कण कितने होंगे, 4 होंगे। तो आप जानते हो कि संकुलन क्षमता बराबर, संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए, 4 × 4/3 πr³ अपॉन a³ इंटू 100। यहां पर a की वैल्यू कितनी है, यहां पर जो देख रहे हो कि a√2 इसका वैल्यू निकला है। यहां से यहां देखें तो a√2 इक्वल टू क्या होगा, r, या r हुआ, यह क्या हुआ 2r हुआ, क्योंकि यहां से यहां देख रहे हो 2r, और यह क्या हुआ r। तो अगर इन सबको जोड़ देंगे तो r + 2r + r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4r। तो a√2 इक्वल टू 4r है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r अपॉन √2। बात समझ गए। इसको अगर कैलकुलेट करना चाहते हो आप, इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें √2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ गए। या तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रहने दे सकते हैं और इसको जो है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर देखना इसका गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2√2r हो जाएगा, यह हो जाएगा। या तो ऐसे ही रहने दें, जब ऐसे ही रहने देते हैं इसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही रहने। या अब इस a का वैल्यू इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
तो क्या हो जाएगा, संकुलन क्षमता बराबर, ये जो देखे हैं आप, संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये देख रहे हो, सिक्सटीन अपॉन 3 इंटू 4π³ पाब्लिक क्या हो जाएगा, 4r बटे 2 का होल क्यूब इंटू 100। इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप तो क्या मिलेगा, 16 इंटू πr³ इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा, 64r³ बटे 2√2 इंटू 100। अगर इसका कैलकुलेशन करो, सबका वैल्यू रख दो यहाँ पर, या जो है वही आर या भी है, याद रखना कि अगर यह आर है तो वही आर वह भी है, इसको यह कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा, 74%। कितना आएगा, 74। यानी फलक केंद्रित है तो उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, 74% होता है। और जो HCP या CCP, इन दोनों में जो संकुलन होता है वह किस प्रकार का होता है, फलक केंद्रित होता है। इसलिए HCP और CCP की जो संकुलन क्षमता होती है वह कितना होता है, 74%। बस समझ आया। इस तरह से आप इसकी जो है संकुलन क्षमता क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। यह है आपका फलक केंद्रित घन की संकुलन क्षमता। तीसरी बात करते हैं आप लोगों से, तीसरे तरह की बात करते हैं कि तीसरा क्या होता है। तीसरा है अंतः काय केंद्रित घन की संकुलन क्षमता। अंतःकाय केंद्रित किसे कहते हो, आपको पीछे बताया गया था कि जब कोनों के साथ साथ क्या है, जब कोने हैं इसके साथ साथ कहां पर हो, इस केंद्र में। इसके सहायता से इसका वैल्यू आपने कितना निकाला था, a√2, इसका वैल्यू आपको मालूम है a है, इस सब का वैल्यू a है, तो इसका वैल्यू कितना लिख लेगा, a√3 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, a√3। और अंतःकाय केंद्रित में अवयव कण की संख्या कितनी होती है, तो आप जानते हो, पीछे बताया भी है, अंतःकाय केंद्रित घन में अवयव कण की संख्या बराबर कोनों पर अवयव कण की संख्या धन केंद्र में अवयव कण की संख्या। कोनों पर कितना है मालूम है आपको, 8 इंटू 1/8, केंद्र में कितना है 1, यानी 1 + 1 = कितना हो गया 2। तो इस अंतःकाय केंद्रित में अवयव कण की संख्या कुल कितनी है, 2 है। फार्मूला आपको मालूम है कि संकुलन क्षमता बराबर क्या होगा बेटा, 2 इंटू 4/3 πr³ अपॉन 8⁻³ इंटू 100। यहां पर a की वैल्यू कितना होगा, देखो यहां से यहां देखो, यहां पर यह भी r है, यह 2r है और यह r है। तो a√3 कितना होगा, 4r³ होगा। तो a कितना हो जाएगा, 4r/3
√3 हो जाएगा। यह a का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। जब इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 × 4/3 πr³ बटे 4r अपान √3 का होल क्यूब इंटू 100 हो जाएगा। यही इक्वल टू हो जाएगा 8/3 πr³ पब्लिक 64r³ अपान 3 √3 इंटू 100। इसको अगर कैलकुलेट करोगे इसका जो वैल्यू होगा नियर अबाउट 68% आएगा। और तो अंतःकाय केंद्रित में संकुलन की क्षमता यानी अवयव कण का घेरादार आयतन कितना है, 68% है। सरल घन में कितना देखे थे, 52% देखे थे। फलक केंद्रित में कितना देखे, 74% देखे। तो सबसे अधिक परसेंटेज किसमें मिल रहा है, फलक केंद्रित में। या तो ऐसी स्थिति में सबसे अधिक कठोर कौन होगा, सबसे ज्यादा ठोस कौन होगा, सबसे अधिक डेंसिटी किसमें होगा, फलक केंद्रित में होगा, क्योंकि उसमें अवयव कण का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। कौन कौन सा बताएं बेटा, सरल घन, फलक केंद्रित और अंतःकाय केंद्रित। यह जो है तीनों आपके संकुलन है। यहाँ से प्रॉब्लम आ सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर जो ऐसा भी रहेगा उसको जो है आपका सॉल्यूशन जो रहेगा हल करा दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि यह जो एकक कोष्ठिकाएं आपने देखा, इस एकक कोष्ठिकाओं के बीमा संबंधित गणनाएं कैसे आता है, गणनाओं को करने के लिए आता है, इसके बीमा संबंधित गणनाएं कैसे आप निकालोगे। देखो, बीमा संबंधित गणनाओं को निकालने के लिए जो है डायमेंशन कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट सेल कैसे करोगे, इसके लिए आपको बताते हैं कि कैसे डायमेंशन उसका कैलकुलेशन बीमा कैसे निकालोगे। यह आपको तो मालूम है कि जो है बीमा कैसे निकालेंगे। बीमा मतलब कि यहाँ पर उसके जो है कोर की लंबाई कैसे निकालेंगे, या एक एक कोशिका का घनत्व कितना है इसको कैसे निकालेंगे, इसके संबंधित गणनाओं को बताते हैं। जानते हैं, आप लोग पढ़ भी चुके हैं, एकक कोशिका के बीमा की गणना कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि एक एक कोशिका का आयतन कितना होता है, एक एक कोशिका का आयतन इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना है, a, चौड़ाई कितना है, a, ऊंचाई कितना है, a, यानी a⁻³ इस तरह से इसका जो है यह क्या है, किसी भी एक एक कोशिका का यह जो है आयतन है। अगर एक एक कोशिका का द्रव्यमान अगर देखें कि उसका मास कितना होता है, तो एक एक कोशिका का द्रव्यमान बराबर कण की संख्या गुणित कण का द्रव्यमान। नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं और उस कंपोनेंट का मास कितना है। तो यह जितने कण होंगे उसमें उसके मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका द्रव्यमान निकल जाएगा। और यह आप जानते हो कि अगर हम सपोज कर लें कि कण की संख्या z है और कण का द्रव्यमान कितना है, m है, तो हमको जो है अगर इसका घनत्व निकालना है तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना होगा बेटा, z इंटू m/a⁻3, क्योंकि यह आयतन है और यह z इंटू m है। तो घनत्व को रो से डिनोट करते हैं, तो
तो रो इक्वल टू होगा जेड इंटू यम अपॉन ए पावर क्यू। और जानते हो आप कि यम बराबर जो होता है उसका अनुभार बटे अवगाद्रो संख्या। यम बराबर क्या होता है? उसका परमाणु का अणुभार या परमाणु भार बटे अवगाद्रो संख्या। तो यही बराबर इसमें अगर यम का वैल्यू यहां से रख लें इसमें तो क्या मिलेगा? जेड इंटू यम बटे ए पावर 3 इंटू एन ए, जहां पर क्या है? जेड अवयव कण की संख्या है, अवयव कण की संख्या है, और यम परमाणु भार या अणुभार है, ए कोर की लंबाई है, और यन ये जो देख रहे हो यह अवगाद्रो संख्या है। इसकी सहायता से किसी भी एक कोशिका की आप क्या कर सकते हो? रो क्या है? घनत्व है। रो क्या है? घनत्व है। उसकी घनत्व ज्ञात कर सकते हो। इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए एक कोशिका की अभी बीमा गणना करना। अभी तो आप लोगों ने क्या देखा? अभी जो है इसका जो है घनत्व देखा है। बीमा क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना है। अब आप इसके ए का वैल्यू निकाल दिए। ए ही क्या है? बीमा है। किसी भी कोर का क्या है? ए क्या है? बीमा है। उसको आप क्या कर सकते हो? आसानी से निकाल सकते हो। तो देखते हैं अभी जो है इसकी बीमा कितनी होगी। फार्मूला देखा, उसमें क्या देखा? रो इक्वल टू जेड इंटू यम अपॉन ए पावर क्यूब इंटू एन देखा। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड इंटू यम अपॉन रो इंटू एन ए। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका जो है घनमूल निकाल लीजिएगा और यह हो जाएगा जेड इंटू यम अपॉन रो इंटू एन ए। इसकी सहायता से ए की वैल्यू निकाल लेंगे और ये इसकी क्या है? बीमा है। ए क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है। इस तरह से किसी भी एक कोशिका की आप क्या कर सकते हो? बीमा की गणना कर सकते हो। संकुलन दक्षता की, क्षमता की बात किए हैं और दूसरा बात किए हैं उनके जो है एक कोशिका के जो है घनत्व एवं उसके जो है बीमा संबंधित गणनाओं की बात किए हैं। इससे जो प्रॉब्लम आएंगे उनको देख लीजिएगा। कल एक प्रॉब्लम आप लोगों को आया था, पवन कुमार एक बच्चा है, उसने बोला था कि 1 प्लस आर कहाँ से आ गया। देखो कल आप लोगों को बताए थे आपको कि r प्लस स्मॉल आर ऑब्लिक आर इक्वल टू यह था। तो अगर इसको जो है कैलकुलेट करोगे, इसमें इसको डिवाइडेशन करोगे तो ये कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 1 प्लस आर ऑब्लिक क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। यही इक्वल टू जो भी रहा हो, अंडर रूट, किसी में अंडर रूट 2 इसका वैल्यू आया था तो किसी में कुछ और आया था, इस तरह से आया था, या किसी में यह भी आया था कि अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट यह भी आया था, तो यह आ गया। अब यहाँ पर अगर इसको आप पक्षांतर करोगे तो r अपॉन आर इक्वल टू जो भी यहाँ पर राशि होगा मान लो कि ये है तो ये -1 आ जाएगा। ये इस तरह से जो है r प्लस आर अपॉन आर। दूसरा एक उसी का एक क्वेश्चन था कि टेट्राहेड्रल जो है नहीं, प्रॉब्लम नहीं समझ में आया। टेट्राहेड्रल का मतलब है कि जैसे मान लो कि आपने इस तरह से गोले रखे हो, यह गोले प्रथम पंक्ति के गोले हैं, यानी प्रथम परत में यह गोले है इस तरह से। अगर इन गोलों को इसके रिक्तिका में देखो, वाइड्स कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये सब वाइड्स। अगर हम यहाँ पर रखेंगे, एक गोला ले आकर के यहाँ पर रखें, तो गोली है, 3 गोली ऐसे रखा है, उसके ऊपर ले आओगे तो उस गोली में यह तो रिक्तिका बनेगी, यह रिक्तिका बनेगी, यह रिक्तिका बनेगी। लेकिन जब ऊपर से भी गोली डालोगे आप तो ऊपर की ओर भी रिक्तिका यह बनता है। तो इसमें कितने बने? 1 2 3, एक ऊपर की ओर रिक्तिका बना हुआ, कितने हो गए? 4 हो गए। जिसकी वजह से इसको देखो आप कि 1 2 और 3 का है, वो जब रखे तो ये चौथा ऐसे बन गया। तो जब चौथा यह बन गया तो यही क्या कहलाता है? टेट्राहेड्रल कहलाता है।
इसको क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल, या इसी को क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं। बात समझ गई? तो यह 1 + r कहाँ से आया? इसमें इसको डिवाइडेशन करने से यह आ गया 1 + r, और दूसरा कहाँ से आ गया? टेट्राहेड्रल यहाँ से आ गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे।